हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं दोस्तों आज फिर से आप लोगों के सामने क्लास 10 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी एक न्यू चैप्टर को लेकर आ गया हूँ। मैंने प्रकाश का अब परावर्तन का एक चैप्टर यानी प्रकाश का परावर्तन का मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। जिसने भी नहीं देखे होंगे जाइए वो देखिए। वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और ये हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए पहले चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, ये प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, तो क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए क्या है, तो हम लोग समझ लो क्या जाने कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। चलिए हम लोग क्या जाने प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो चलिए क्या, प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन यानी मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या हमारा ये एक है, ये हमारा क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। ये हमारे यहाँ पे ये मान के चलिए क्या है, कोई गिलास या कुछ भी हमारा यहाँ पे हमारा सिक्का रखा हुआ है, सिक्का यानी पैसा रखा हुआ है। तो क्या है, इसको जब हमने देखा तो हमारा क्या हुआ, सिक्का दिखाई नहीं दिया। और अगर इसमें हम देखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, सिक्का दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे पारदर्शी माध्यम यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही माध्यम और वो था हमारा हवा। और यहाँ पे क्या हमारा जल है, यानी ये हमारा दूसरा माध्यम। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या लिखा हुआ हमारा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक हवा का माध्यम हो गया, ये हमारा एक जल का माध्यम हो गया। दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन, इसमें जाने पर दिशा ये परिवर्तन हुआ, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम में इस तरह पूछे जाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरणें के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा मुड़ने, दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते आगे हमारा है दोस्तों, प्रकाश की चार्ज से संबंधित विविध घटनाएं। तो देखिए हमारा क्या है, पहला हमारा जो हमारा दोस्तों स्टार लगाए हुए हैं उसमें विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब चलते आगे तो समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखिए क्या हमारा प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। प्रकाश जो हमारा है वो निर्वात या शून्य में जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से है। पानी जो है दोस्तों हमारा, पानी यानी वाटर, उसमें हमारा प्रकाश जो है उसमें भी प्रकाश जाती है तो वो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। अगला हमारा जो है वो कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कांच हमारा जो है उसमें प्रकाश की चाल जो हमारा 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। अगला टॉपिक हमारा ये जो था दोस्तों, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेंगे कि प्रकाश निर्वात या शून्य में कितना किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को ये मारना है। और चलता है की ओर, क्या आगे हमारा वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशता सघन माध्यम में, पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता सघन माध्यम में। सघन माध्यम मतलब जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो और विरल माध्यम जो उससे कमजोर हो। तो मैं क्या, वायु की अपेक्षा पानी, वायु मतलब क्या, तो हवा, हवा की अपेक्षा पानी क्या हमारा सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशता विरल माध्यम है। अगला क्या हमारा, पानी की अपेक्षा कांच, पानी से ज़्यादा मजबूत हमारा क्या है, कांच होता है। तो पानी की अपेक्षा कांच प्रकाशता सघन माध्यम है, कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशता विरल माध्यम है। अगला क्या हमारा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है यानी जितना ज़्यादा मजबूत रहेगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा कम होती है। क्या हमारा, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो चलिए हम चलते हैं आप लोगों को आगे की ओर लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा जो है दोस्तों सबसे पहले इस स्थिति को समझेंगे। ये जो हमारा क्या प्रकाश आ रही है, ये क्या जो हमारा आपतित किरण,
और ये किसी बिंदु से, यानी ये वायु था और ये हमारा क्या है, कांच है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करके जो मुड़ जाती है इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये हमारा जो कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं, ये हमारा जो है ये हमारा क्या अविलंब है, अविलंब को डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए हम इससे समझते हैं क्या हमारा आपतित किरण, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यम, ये क्या हमारा वायु है, ये क्या हमारा कांच है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, हम आपतित किरण कहते हैं। अब क्या आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो हमारा कॉमन है, ये क्या है हमारा आपतन बिंदु है। कैसे, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम, ये हमारा क्या है, वायु, ये हमारा कांच, ये क्या है हमारा विरल माध्यम, ये क्या है हमारा सघन माध्यम को अलग करने वाली सतह से टकराती है, ये अलग करने वाली सतह से टकरा है, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अगला हमारा जो है वो है हमारा अविलंब। तो देखते हैं अविलंब क्या हमारा, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। अब बढ़ती किरण, दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को दूसरे, ये क्या हमारा, ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम, इसमें मुड़कर प्रकाश जा रही, इसे क्या करते हैं, अपवर्तित किरण। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण से जो कोण बन रहा है ये क्या है हमारा आपतन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाती है, ये अपवर्तित किरण है, ये जो कोण बना है ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों हम चल रहे हैं आगे को। आगे का हमारा जो है टॉपिक वो दोस्तों, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखिए, ये क्या हमारा वायु से कांच में जाएगी तो क्या अविलंब की ओर मुड़ जाती है। हम जानते हैं कि कोई भी प्रकाश जो हमारा वो सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। तो उसी तरह क्या हमारा प्रकाश की किरण वायु हमारा क्या है, सघन माध्यम है, वायु से कांच में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। और अगला हमारा जो है वो है प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अविलंब से दूर चली जाती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कोई भी प्रकाश जो हमारा वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर वो क्या अविलंब से दूर चली जाती है। तो भाई क्या हुआ, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने पर अविलंब से दूर चली जाती है। और अगला हमारा है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और हमारा लास्ट जो है वह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये हमारा है आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो हमारा दूरी है इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर हम पार्ट 2 की वीडियो में, इसी का पार्ट 2 को लेकर आएंगे। तब मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पार्ट 2 में हमारा दोस्तों सबसे पहले अपवर्तनांक, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, अपवर्तनांक। तो ये क्या हमारा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है हमारा, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतनी अधिक मुड़ती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतनी ही अधिक मुड़ेगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे हमारा है निरपेक्ष अपवर्तनांक की ओर। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हमारा, वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक
अपवर्तनांक। अगला हमारा क्या है, आपेक्षिक अपवर्तनांक। ये सब जो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ ये हमारे बिहार बोर्ड के 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये आगे हमारा है, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए जुड़े रहे हमारे इस वीडियो के साथ, हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आगे लेकर के आपको। तो आगे क्या हमारा दोस्तों, ये जो है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ये किस तरह से पूछे जाएंगे, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.003। तो चलिए हम बिना समय गवाए आप लोगों को आगे की ओर ले चलते हैं और इसे समझाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एक दो ऐसा है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हमारा वायु का हो गया, पानी का हो गया, ये सब दोस्तों हर बार पूछे जाते हैं। बर्फ का हो गया, हीरा का, ये दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हमारा हीरा का। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा दोस्तों वायु, तो वायु का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है, 1.0003। 1.002 भी रहता है दोस्तों, तो ये गलती हो जाएगा, 1.3 को 0 उसके बाद 3 होगा। अगला क्या, पानी का अपवर्तनांक होता है हमारा 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। अगला हमारा केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है हमारा 1.44। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44। अगला हमारा अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.36। अल्कोहल का अपवर्तनांक हमारा कितना होता है 1.36। अगला हमारा तारपीन का अपवर्तनांक होता है हमारा 1.47। तारपीन का अपवर्तनांक 1.47। छठा नंबर में हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हमारा अपवर्तनांक 1.63। अगला हमारा बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है 1.50। तो बेंजीन का अपवर्तनांक कितना दोस्तों 1.50। अगला हमारा पीला क्वार्टर, इसका अपवर्तनांक होता है 1.46। पीला क्वार्टर का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों 1.46। अगला हमारा है बर्फ, तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है 1.31। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है हमारा 1.31। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है हमारा, तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.48 से लेके 1.61 तक हो सकता है। और अगला हमारा है फिलंट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है हमारा 1.53 से लेके 1.96 तक। ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है, फिलंट कांच का अपवर्तनांक 1.53 से लेके 1.96। चौथा हमारा है कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक दोस्तों 1.53 होता है। अगला है हमारा मानिक को इंग्लिश में हम रूबी भी कहते हैं, इसका अपवर्तनांक हमारा आता है 1.71। अगला हमारा नीलम का अपवर्तनांक कितना था 1.77। और अगला हमारा सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54। अगला हमारा हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सबसे अधिक हीरा का अपवर्तनांक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में लगाए जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आप लोगों के साथ आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे आप लोगों के साथ लेकर आ गया हूँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये दोस्तों हमारे बिहार बोर्ड के 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आपको 5 नंबर उठाना है तो बस इसको याद करके याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर कन्फर्म आएगा, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। ये क्या हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम जो है हमारा वो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और अगला हमारा है दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम हमारा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए। दूसरा हमारा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश की किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आर बराबर एक नियतांक। इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, हमारा क्या है स्नेल का नियम है। ये हमारा स्नेल का नियम में भी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। ये दोस्तों इससे लिखने के बाद इसे जरूर लिखिएगा, तो पक्का 5 नंबर में 5 नंबर देगा, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। तो इसे लिखने के बाद इसे जरूर लिखिएगा, साइन आर बराबर एक नियतांक। तो हम चलिए चलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर।
और आगे हमारा दोस्तों प्रिज्म। ये क्या हमारा दोस्तों प्रिज्म। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्रिज्म है क्या। तो किसे कहते हैं प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो चलिए हम प्रिज्म को, ये हमारा क्या है प्रिज्म है, तो इसको हम समझेंगे क्या समझेंगे। देखिए हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्या हमारा प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों से होता है उन्हें पृष्ठ का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये क्या हमारा फलक, जैसे ए बी बी डैश ए डैश, ये हमारा एक पहला फलक है। दूसरा फलक क्या है ए सी सी डैश से यहाँ क्या है ए डैश, ये हमारा क्या है फलक है। आवर्तक पृष्ठ कहते हैं प्रिज्म का आवर्तक पृष्ठ। ये दोनों पृष्ठ जिस सरल रेखा ए डैश पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का आवर्तक कोण कहते हैं। ए और ए डैश जिस पे मिल रहे हैं ये क्या हमारा प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। अलग है अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण ए को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म के कोण कहते हैं। कोण है हमारा क्या बोल रहा है, ठीक क्या हमारा कोण ए, ये कोण ए हो गया हमारा, इसको क्या कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण। ये हमारा क्या होगा प्रिज्म कोण। अगला हमारा अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये क्या रहा बी 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 बी, यहाँ हमारा बी सी डैश और बी डैश, ये हमारा क्या है प्रिज्म का अपवर्तक कोण है हमारा। आगे हमारा है प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होगा तो हमारा विचलन कोण भी अधिक होगा। तो आज के लिए मैं दोस्तों इतना रहने देता हूँ। पार्ट 3 में ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट तगड़े सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दोस्तों आज आप लोगों के साथ लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन का पार्ट 3। ये पार्ट 3 में दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जिन्होंने भी पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं वो जाके मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख लें। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्या दोस्तों, आगे हमारा लेंस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लेंस क्या है। तो देखिए लेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीयों सतहों से घिरा होता है। लेंस क्या हमारा, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। उसके बाद क्या हमारा स्टार में लेंस की दोनों सतहों गोलीय या दोनों में एक गोलीय तथा दूसरी समतलीय होती है। लेंसों की सतह बेलनाकार भी होती है। लेंसों की जो सतह है दोस्तों वो बेलनाकार भी हो सकती है। और आगे हमारा है लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो लेंस दो प्रकार के हमारे ओब्जेक्टिव में लगाया जाता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या हमारा लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा जो है वो हमारा उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को इंग्लिश में हम कनकेव लेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है क्या। उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। उत्तल लेंस में जो हमारा है वो किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। क्या हमारे फिर से देख लीजिए क्या उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। अगला क्या हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस मध्य भाग की अपेक्षा, अवतल लेंस हमारा जो है वो मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। अवतल लेंस मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। तो चलिए हम आगे चलेंगे और हम आगे देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रकार। इसके भी प्रकार है दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के भी प्रकार। तो चलिए हम चलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को लेकर उत्तल और अवतल लेंस की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते आगे। आगे हमारा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रकार। हमने पहले ही बताया था कि उत्तल लेंस के प्रकार भी है और अवतल लेंस के प्रकार भी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तल लेंस के प्रकार। तो उत्तल लेंस का पहला प्रकार हमारा जो है वो है उभयोत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पहला प्रकार क्या हमारा उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस
जिसका दोनों तल उत्तल हो, जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं हम? उभयोत्तल लेंस कहते हैं। और समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल, उसे क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। तीसरा हमारा है अवतलोत्तल लेंस जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल, उसे क्या कहते हैं हम? अवतलोत्तल लेंस। ये हमारा है उभयोत्तल लेंस, इसका चित्र ये होगा दोस्तों। और ये हमारा समतलोत्तल, इसका एक सतह क्या हमारा? समतल है, इसके लिए क्या क्या हमारा? समतलोत्तल लेंस। क्या अवतलोत्तल है, इसका एक सतह क्या? अवतल है, और दूसरा सतह क्या हमारा? उत्तल है, इसके लिए क्या हमारा? अवतलोत्तल लेंस। अब आगे देखेंगे हम अवतल लेंस के विभिन्न रूप। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे। आगे हमारा दोस्तों अवतल लेंस के प्रकार। तो सबसे पहले जानेंगे अवतल लेंस कितने प्रकार होते हैं। तो अवतल लेंस हमारा जो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है उभयावत्तल लेंस। पहला हमारा क्या? उभयावत्तल। दूसरा क्या हमारा? समतलावत्तल। तीसरा क्या हमारा? उत्तलावत्तल। तो चलिए हम चलते हैं, इसको समझते हैं। उभयावत्तल जिसका दोनों तल अवतल हो। उभयावत्तल क्या? जिसका दोनों तल अवतल हो। समतलावत्तल जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो। उत्तलावत्तल जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल हो। ये हमारा जो फिगर है दोस्तों, ये हमारा उभयावत्तल का। पता नहीं ड्राइंग कैसा बना होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि लड़कों को ड्राइंग नहीं आता, तो इसको इग्नोर मारना, वो समझने की कोशिश करना। ये क्या हमारा उभयावत्तल है। दूसरा क्या हमारा? समतलावत्तल, क्योंकि एक सतह इसकी क्या है? एक सतह इसकी क्या हमारा? समतल है। और ये हमारा है वो अब क्या होता है उसको? उत्तलावत्तल लेंस जिसका एक तल उत्तल और दूसरा तल क्या हमारा? अवतल है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों को वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। तो चलिए हम चलते हैं अब लेंस की क्रिया की ओर। लेंस कैसे कैसे काम करता है हम उसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हम अब चलते हैं आगे को। आगे हमारा दोस्तों उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब कोई पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे हम? उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और बी हमारा है अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना है। अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब हम एक चित्र को समझेंगे। ये हमारा फिगर है, इस फिगर को समझेंगे। क्या है? लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम फोकस F1, प्रकाश केंद्र ये क्या हमारा O है, O से F1 की दूरी को लेंस की प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसकी जो दूरी से क्या कहते हैं? लेंस की प्रथम मुख्य फोकस। अब हम जानेंगे द्वितीय और तृतीय। सो चलिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को लेकर आ गए हैं अब आगे बताने से पहले मैं दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा कि ये जो है दोस्तों, ये हमारा दूसरा फोकस है। ये पहला था, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा फोकस है। तो उसका हमने डिफिनेशन नहीं लिखवाई, बस ऐसे समझ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते उतना। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे क्या हमारा। हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। हम द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। एग्जाम में कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो हम लोग इसको लिख देंगे। अगला हमारा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये हमारे बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में लगाए थे। तो क्या हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला हमारा है प्रतिबिंब। ये पहला चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में भी था, वहाँ पे था प्रतिबिंब, वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है। तो वहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग है। तो ये देखिए ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो देखते हैं हम क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद, वहाँ पे था किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद। तो यहाँ क्या हमारा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की ओर और आभासी प्रतिबिंब की ओर। हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की ओर। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आप लोगों को सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मैंने
ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को प्रकाश का परावर्तन में बताए थे। तो दोस्तों ये दोनों चैप्टर में तो मैंने दोनों में क्लियर करवा दे रहा हूँ। तो देखिए क्या हमारा पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से, किसी बिंदु से आती किरणें, वहाँ पे क्या था, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या है, किसी बिंदु से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु शोध का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और हम जानते हैं इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु से आती किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि लेंस है, अगर फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम गवाए। सो गाइस चलिए हम चलते आगे की ओर। आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को उत्तर लेंस वस्तु अगर लेंस तथा फोकस के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा। चलिए ये दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव में लगाए थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि बताइए उत्तर लेंस को अगर हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, जैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या है हमारा। ये क्या हमारा उत्तर लेंस। तो ये सबसे पहले देखेंगे वस्तु की स्थिति, वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच, वस्तु हमारा जो है वो लेंस तथा फोकस के बीच में रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनेगा, वस्तु जहाँ रखा रहेगा उसके पीछे बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनेगा, जिस तरह वस्तु रहेगा उसी तरह बनेगा। और ये क्या होगा, वस्तु से लेकिन बड़ा बनेगा, ठीक है। अब रहेगा फोकस पे, क्या हमारा फोकस पे, अगर वस्तु हमारा जो है वो फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और उसका जो वो है वो वास्तविक बनेगा और वो उल्टा बनाएगा और बहुत बड़ा बनाएगा। और अगला हमारा है फोकस तथा 2f1 के बीच, यानी पहला फोकस तथा दूसरे फोकस के बीच में रहेगा तो बनेगा 2f2 तथा अनंत के बीच, यानी दूसरा फोकस और अनंत के बीच में बनेगा और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ये उल्टा बनाएगा और बड़ा बनाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगर ये समझने का f1 f2 क्या है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैंने प्रकाश का परावर्तन में बताया था कि एफ को क्या कहते हैं, फोकस को क्या कहते हैं, वक्रता के को सी कहते हैं, ये सब मैंने बता दिया हूँ। तो जिन्होंने भी नहीं देखे पार्टों को जरूर, प्रकाश का परावर्तन को जरूर देखे तो समझ में आ जाएगा। अगर हमारा 2f1, अगर हमारा फोकस जो है वो 2f1 पे रहेगा तो वो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 2f2 पे बनेगा और ये वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाएगा और वस्तु के आकार के बराबर बनाएगा। अगला हमारा है 2f2 तथा अनंत के बीच, अगर वस्तु हमारा 2f2 तथा अनंत के बीच में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब 2f2 तथा f2 के बीच बनेगा और ये वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। और जब वस्तु मारेगा अनंत पे तो वो f2 बनाएगा, f2 पे उसका प्रतिबिंब बनेगा और ये वास्तविक बनाएगा और वस्तु से उल्टा बनाएगा और ये बहुत ही छोटा बनेगा। तो एक दो हमारा अवतल लेंस का भी, तो चलिए थोड़ा सा अवतल लेंस का देख लेते हैं हम, उसके बाद आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद चलेंगे चिन्ह परिपाटी की ओर। सो गाइस हम चलते हैं आगे को। आगे हमारा है दोस्तों अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या देखेंगे कि अवतल लेंस में अगर किसी वस्तु को लेंस तथा अनंत के बीच रखेंगे तो हमारा उसका प्रतिबिंब जो है वो हमारा लेंस तथा फोकस f2 के बीच बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। अगला हमारा अनंत पर, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है वो f2 पर बनेगा और ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और ये सीधा बनाएगा और ये वस्तु से बहुत ही छोटा बनाएगा। ये हमारा चिन्ह परिपाटी, कोई भी वस्तु अगर इधर रहेगा, क्या हमारा दोस्तों ये हमारा चिन्ह परिपाटी है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एक दो चीज याद कर लीजिए कि इसको x और x डैश, हम लोग जानते हैं कि इधर जितना भी तो सब ऋणात्मक होता है, इधर जितना भी तो सब धनात्मक होता है। ऊपर जाएगा तो धनात्मक, नीचे जाएगा तो ऋणात्मक, यानी आपतित प्रकाश, क्या हमारा आपतित प्रकाश की दिशा में जितना भी दूरी मापेंगे वो हमारा सब धनात्मक होगा। तो चलिए इसको आप लोग किताब में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इससे तो उतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो चलिए अब जो भी छोटा मोटा है हम उसको फटाफट पढ़ाते हैं, उसके बाद कंप्लीट करवाते हैं ये चैप्टर। सो फ्रेंड्स ये हमारे चैप्टर का लास्ट हमारा ये है, यानी आप वो कहावत है ना, अंतिम भला तो सब भला, बस इसको ही भला कर लिए तो सब भला ही भला होगा। तो ये क्या हमारा, ये दोस्तों एक डायोप्टर बराबर 1D इक्वल टू 1D बराबर 1m इनवर्स होता है। एक डायोप्टर बराबर क्या था, या तो 1D बोलो या तो 1m इनवर्स बोलो।
क्या हमारा डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक एम इनवर्स ही है। डायोप्टर जो है वो हमारा लेंस की क्षमता का सही मात्रक नहीं है, वो क्या हमारा लेंस की क्षमता का सही मात्रक एम इनवर्स ही है। तो क्या हमारा नीचे के पॉइंट, डायोप्टर लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। डायोप्टर जो है वो हमारा लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो सब लोग आप लोग बस एक लंबी सांस ले लें कि आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। बस इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ एकदम धीरे धीरे आसानी से पढ़ाता रहूँगा और आगे मैं लेकर आऊँगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो बस आप लोग से मैं यही विनती करूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो बस आप लोग प्यार दिखाइए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट तरह से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।